अटेंडेंस वगैरह तो तुम लोगों ने डाल ही दिया होगा, हैं? अटेंडेंस तो कल हम टॉपिक क्या पढ़ा रहे थे? एमएसपी ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसके नाम से ही एक्सप्लेन तो किया ही था मैंने आपको कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, किस लिए दिया जा रहा है। इसमें एक दो टर्म थे, जैसे फार्मूला मैंने बताया था, एक A2 था, एक A2 प्लस FL था, एक C2 था, है? फार्मूला बताया नहीं था, आज लिखा रहा हूं ना। फार्मूला एक्सप्लेन किया था कौन कौन से टर्म पैरामीटर इन्वॉल्व होते हैं, ये चीज एक्सप्लेन किया था ना मैंने कल। अब इसमें लिख लोगे एमएसपी एक्चुअली में MS स्वामीनाथन कमेटी के पैरामीटर पे आई है। MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन इसके एक्चुअली में उन्होंने ये फार्मूला बनाया था। उसी के बेसिस पे एक्चुअली में CACP क्या करती है, अनुमोदित करती है। अनुमोदित, रिकमेंडेशन को क्या कहेगा? अनुमोदित ना, अनुमोदन, क्या बताओ? ये फार्मूला किसके द्वारा है? MS स्वामीनाथन। अच्छा, ठीक है। इसमें इन्होंने 3 पैरामीटर लिए हैं, ये तीनों पैरामीटर हैं, ठीक है, MSP में। MSP का फुल फॉर्म वो लिख लो पहले, मीनिंग। MSP जो है एक फॉर्म ऑफ मार्केट इंटरवेंशन है बाय गवर्नमेंट। मार्केट इंटरवेंशन मतलब, मार्केट इंटरवेंशन मतलब बाजार में गवर्नमेंट का दखलंदाजी, दखल देना है। मार्केट इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करती है, ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं। ये जान लो एक तरह का एक्चुअली मार्केट इंटरवेंशन, जैसे मान लिया मार्केट है, ठीक, यहां पे ढेर सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आ रहे हैं, किसी में बहुत ज्यादा डिमांड और सप्लाई की वजह से बहुत शॉर्ट फॉल हो जाए, किसान में प्रॉब्लम ना आने पाए, किसान डिस्ट्रेस में ना जाने पाए, तो यहाँ पे एक तरह से MSP जो है क्या कर रहा है, गारंटी दे रहा है ना, यहाँ पे एक फिक्स प्राइस आपको मिलेगा ही मिलेगा, मार्केट की डिमांड और सप्लाई पे ये डिपेंडेंट नहीं है। इससे क्या हुआ, एक गारंटी उनको इनकम मिल जाएगी, उनसे उनका नुकसान नहीं होगा। मार्केट में जो अप्स एंड डाउन होंगे वो प्रॉब्लम्स MSP की वजह से इनको झेलनी नहीं पड़ेगी। एक तरह से ये गारंटी हुआ किस पे, प्राइस फ्लक्चुएशन के अगेंस्ट। लिख लो ये बात अपने शब्दों में, हिंदी में। कहीं पे अंग्रेजी में समस्या है किसी को? यहाँ पे कोई टर्म ऐसा समझ में नहीं आया हो? आगे हम बढ़ेंगे इसके बाद। उसके बाद अगली लाइन लिखना, CACP इसको क्या करता है, रिकमेंड करता है। रिकमेंड किसको करता है? कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। CACP रिकमेंड किया कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को। ये कमेटी चेयर किसके द्वारा होती है?
अनुमोदित करता। सीएसीपी एक संस्था है, ठीक है, सीएसीपी क्या है, आ जाओ बेटा, सीएसीपी एक संस्था है जो क्या कर रही है, रिकमेंड कर रही है किसके, फसलों के लिए एमएसपी को, किसको, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। फिर ये डिसाइड करता है उसको अनाउंस करना है, कितना अनाउंस करना है कि नहीं, जो उसकी रिकमेंडेशन को ये अनाउंस करता है एमएसपी। इन्होंने क्या किया, एमएसपी को अनाउंस कर दिया, ठीक, समझे। अब ये जो सीएसीपी जो रिकमेंड कर रहा है वो किस बेसिस पे, कितनी फसलों का, 24 फसलों का लगभग, क्रॉप्स। इसमें जो है शुगर केन शामिल नहीं है, गन्ना नहीं शामिल है, शुगर केन नहीं शामिल है, मीन्स गन्ना, शुगर केन मीन्स गन्ना होता है, ठीक है, गन्ने का अलग सिस्टम है यही रिकमेंड करते हैं, लेकिन वो अलग है। अब ये अनाउंस कर दिए किसके, एमएसपी को। और ये अनाउंस कब होता है, जस्ट फसल बुआई से पहले, फसल बुआई से पहले। फसल बुआई से पहले, यहां क्या मतलब हुआ, फसल बुआई से पहले क्यों किया जा रहा है इसको, यहां इकोनॉमिक टर्म में क्या फायदा है, एमएसपी को फसल बुआई से पहले क्यों लागू किया जा रहा, क्यों बताया जा रहा है कि एमएसपी इतनी रहेगी। हाँ, प्रोत्साहन के लिए किसकी, किसी फसल की अगर मात्रा ज्यादा उगवानी है गवर्नमेंट को, उस पर एमएसपी बढ़ा देंगे ना, उस पर एमएसपी, और फसल बुआई से पहले कर देंगे तो क्या होगा, उस बुआई अपने आप, ये डिमांड और सप्लाई को भी मैनेज करना है ना, इसके थ्रू हो रहा ना मैनेज, लिंक हो गया ना। उसके बाद किस फसल बुआई से पहले ये अनाउंस कर दिए। अब अगर उतना है तो किसान को ये हो जाएगा जो लागत लग रही है उसकी वापस आ जाएगी। अब वो अपने आप पे वो फोकस करके किसी भी तरीके से उत्पादन बढ़ाएगा, चीजों के अपने, उसको जो इनपुट लगाना है, इनपुट कॉस्ट लगानी है, वो भी वो मैनेज करेगा और ढंग से उस पर इनपुट कॉस्ट खर्च करेगा। मतलब कोई बीमारी लग रही, दवा उसके अंदर, क्योंकि एक ये है कि उसको एक फिक्स कॉस्ट मिल जाएगी, उसका नुकसान नहीं होगा। अगर थोड़ा बहुत इनपुट ज्यादा भी लग रहा है तो भी वो लगा के बीमारियों से बचाने का प्रयास करेगा ना, प्रॉपर सिंचाई, प्रॉपर उसका मतलब प्रोडक्टिविटी और अच्छे बीज लाने पे अपना वो टोटल कैलकुलेशन अगर करेगा, टोटल कैलकुलेशन उसके एमएसपी के रेट्स की अपेक्षा काफी कम आएगा, तो ऑब्वियस सी बात थोड़ा बहुत और एक्सटेंड करना चाहेगा ना, या उसका एरिया बढ़ाना चाहेगा तो और ज्यादा उत्पादन हो। ये सब चीजें और टेक्नोलॉजी चीजें, हो सकता है कुछ लोन लेके अगर उसे लगानी होंगी तो वो क्या होगा, आपके पास अगर पता है कि फ्यूचर में आपको उतना रेट मिल जाएगा, आप कुछ क्रेडिट या लोन लेके भी चीजें इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। यहां से गवर्नमेंट एमएसपी दे के लोन को भी, क्रेडिट को भी मैनेज कर रही है ना, क्रेडिट को, बैंकों के सिस्टम को भी मैनेज कर देगी ना। जो पीएस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है या एग्रीकल्चर को लोन दिया हुआ है, अगर ये एमएसपी सबको टाइम से मिल जा रहा है, सारे किसानों को एक अच्छा रेट, तो ये क्या रहे हैं, लोन को टाइम से लौटा देंगे ना, लौटा देंगे ना। बैंकिंग सिस्टम भी इंटरकनेक्टेड हो गया, ओवरऑल इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड हो गई ना। एमएसपी के थ्रू कैसे मैनेज हो रहा, मिनिमम सपोर्ट, न्यूनतम समर्थन मूल्य के थ्रू, समझे। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य डिसाइड करने के लिए कुछ बेसिक फार्मूले हैं। अब एमएस स्वामीनाथन ने ये 3 पैरामीटर बताए, जो मैंने ये लिखा, कल मैंने बताया था ना, एक A2 प्लस FL प्लस C2, इसे 3 टर्म में एक्चुअली में इन्होंने डिफाइन कराया। तो A2 में एक्चुअली में हमने पहले क्या कहा था, इनपुट कास्ट, वेरिएबल इनपुट कास्ट, वेरिएबल मतलब जो बदलती रहती है, इनपुट कास्ट लागत, वो कौन सी होगी, इसको मिटा रहे हैं हम, सारे कनेक्शन बन गए। तुम लोग अपना थोड़ा ढंग से बना लेना, एक्चुअली में ये देख लो, क्योंकि हम हाथ करते रहे तो वो घुमाते रहे एरो, ठीक है। तुम लोग अपने वे में बना लेना, कैसे आया सीपी रिकमेंड किया किस पे, 24 का पे कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को गया, फिर यहाँ से एमएसपी अनाउंस हुआ, किस पे मिनिमम सपोर्ट, और कब हुआ ये, फसल बुआई से पहले ना। ये सारी बातें यहाँ पे इंटरकनेक्ट हो गई। शुगर केन का नहीं हुआ है, ठीक है, उसका शुगर केन का भी हम बताएंगे। एफआरपी लागू होता है, फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइसेस कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे उसको यार, ये क्या,
तो ये इससे मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा वाटर डालना इसमें, पानी। तो इससे मिटाना मुश्किल हो जाएगा यार। रुको यार, हैं? ब्लैक वाला यूज करना पड़ेगा यार। क्या हुआ? ये तो पूरा जिम हो जाएगा यार, यहाँ पे करना, इसको मिटाना मतलब। तो हाथ की एक्सरसाइज करनी पड़ जाएगी। ब्लैक वाला यूज करते हैं यार, बहुत ताकत लग जाएगी नहीं तो। ठीक है, अगला टर्म। अरे क्या पढ़ा रहे थे यार? हाँ, फार्मूला A2 पहले A2 देख लेते हैं। ठीक है, A2 क्या है? वेरिएबल इनपुट कास्ट है। ये फार्मूला किसने दिया है? MS स्वामीनाथन जी ने। ठीक है, ये इनके इसमें कौन सी कास्ट आएगी? फर्टिलाइजर की। फर्टिलाइजर की और किसकी? सीड्स हो गए, पेस्टिसाइड हो गया, और हाँ लेबर के हो गए। नहीं, लेबर नहीं आएगा इसमें। हाँ, लेबर इंक्लूडेड है, जो पेड है लेबर। उसके बाद मैकेनाइजेशन, मशीनों पे जो खर्चा हुआ। हाँ, मैकेनाइजेशन में मशीन सारी आ जाएंगी। इस तरह के जो खर्चे हैं वो किस में आएंगे? ये एक्चुअली में कही जाती वास्तविक, रियल कॉस्ट, रियल कॉस्ट ऑफ इनपुट। ठीक, ये सब A2 फार्मूले में आया। ओके, उसके बाद A2 प्लस FL लिया गया। यहां पे FL में वो शामिल हो गया पारिश्रमिक, अनपेड लेबर। अनपेड लेबर कौन सा हुआ? जहां आप अपनी खेती खुद कर रहे हैं, आपको पेड थोड़ी हुआ। आपकी जो एक्चुअली में एफर्ट लग रहा है, आप चीजें मैनेज कर रहे हैं या लेबर के थ्रू करवा रहे हैं, सारी चीजें कलेक्ट करना आपका तो भी एक रोल है, चाहे आपके पास लेबर हो चाहे आप खुद, कई बार किसान खुद करते हैं। तो वो अनपेड लेबर में वो क्या हुआ? FL। अब FL प्लस A2 ऐड होके जो प्राइस बनेगा, प्राइस कॉस्ट बनेगी, वो A2 प्लस FL, ये फार्मूला हो जाएगा। समझे? किसी को डाउट यहां पे? किसान खेती जो लोग करा रहे हो, जो देख रहे हो, होता है ना दोनों। एक तो ये क्या होगा? वास्तविक कास्ट हो गई, और एक ये हो गया अनपेड लेबर, जो आपका अपना लेबर लग रहा है पारिश्रमिक। ठीक है, इस फार्मूले पे ही 2019 में कहा गया कि इसका 1.5 गुना 1.5 इंटू 1.5 MSP डिसाइड होगी। हाँ, ठीक है। इसमें एक कास्ट और आ रही है C2। अगली C2 क्या है? जमीन या तो आप रेंट पे लीजिए, उसका रेंट पे करना पड़ता है, या आपकी अपनी जमीन है तो उसका भी तो कुछ मिलना चाहिए आपको। वो जो कास्ट होगा, या तो आप रेंट पे लिए, रेंट पे कर रहे हैं वो जमीन, या अधिया बटाई पे लेते हैं ना, कई बार खेत कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं, कुछ पे करना पड़ता है, वो हो गया। और दूसरा, आपकी अपनी जमीन है, उसे यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसका भी तो आपको कुछ प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो वो कॉस्ट किसमें इंक्लूड होगी? इसमें, C2 में। कई बार इसको 50% ऐड कर दिया जाता है इसमें, लेकिन अभी 2019 से जो डिफाइन हुआ था 1.5 गुना A2 प्लस FL पे डिफाइन हुआ था। A2 पता चल गया कौन सी कास्ट है?
FL पता चल गया कौन सा है, C2 कौन सा है। इस फार्मूले पे MSP डिसाइड हो रहा है। MSP का मतलब समझ में आ गया ना किसी को, कहीं कोई डाउट? C2 एक्चुअली में जो जमीन है आपके पास, उसका भी कुछ रेंट आपको मिलना चाहिए ना। उस जमीन को, लैंड को जो यूटिलाइज किया जा रहा है, उसका भी कुछ पैसा तो मिलना चाहिए। या कभी कई लोग रेंट पे लेके खेती करते हैं, लेके करते हैं ना, उस रेंट को भी तो इंक्लूड करना चाहिए ना कॉस्ट में, इनपुट कॉस्ट में। तो वही वो कॉस्ट है C2। अब MSP का मेन पर्पस दूसरा, एक तो मार्केट स्टेबिलिटी, डिमांड और सप्लाई है ही। दूसरा, मार्केट की प्राइसों को भी कंट्रोल करना। अगर MSP अच्छी खासी रखी जाएगी तो एक बार जो मार्केट में प्राइसेस बहुत कम रहेगी, वो भी तो ऊपर उठेगी टाइम के साथ। वो मैनिपुलेशन अड़तियों का भी छोड़ दिया जाए, लेकिन एक रेट अगर MSP का हाई रहेगा तो अड़तिये भी क्या करेंगे, जो मीडिएटर होंगे, जो मार्केट में खरीदारी होगी, जनरली ये एक्सपेक्ट किया गया कि इसी के आसपास मार्केट में भी रेट रहेगा। कभी 100-200 रुपए कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, इवन उम्मीद ये की गई ज्यादा ही होगा, लेकिन जनरली मैनिपुलेशन ऑफ सिस्टम की वजह से 200-400 रुपए कम ही रहता मार्केट में। लेकिन तब भी MSP बढ़ती है तो उसमें भी रेट बढ़ता ही बढ़ता है, बढ़ता है ना। मार्केट में ऐसा नहीं है, मार्केट में भी रेट बढ़ता है, तो उससे भी किसानों को यहां से भी फायदा हो ही रहा है। ठीक है। अब ये MSP एक्चुअली में, अब गन्ना जो बचा, गन्ना अपना, गन्ना के लिए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट FRP, फेयर न्यूमरेटिव प्राइस के थ्रू इसका रेट लागू करती है। FRP के थ्रू, फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस, हिंदी में इसको कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस है, यही लिखा है, उचित लाभकारी मूल्य, उचित लाभकारी मूल्य। तो फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस भी वही चीजें देखेगा, गन्ने में सारी कॉस्ट वगैरह क्या लगा, इनपुट कॉस्ट कैसे आ रहा, क्योंकि ये साल भर की फसल है। ठीक है। अब इन सब के अंदर कुछ दलहन की फसलें आती हैं ये वाली MSP में। दलहन हो गई आपकी, क्या कहते हैं, तिलहन की फसलें आती हैं। तिलहन पता है ना, तेल वाली। दलहन पता है, दाल वाली। गेहूं, चावल, ये सब आता ही है। कपास भी आता है, कुछ कॉमर्शियल क्राफ्ट्स भी आती हैं, आती है ना। तो ये चीजें किसमें आ गई, आपकी इस फार्मूले के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया जा रहा है। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य को कई बार एक्चुअली में चर्चा में आया, इसमें कुछ फसलें हैं, वो उसका नाम अभी हम लिखवा देंगे। ठीक है। चर्चा में आया कि MSP को लीगलाइज क्यों नहीं किया जाता। MSP को एक्चुअली में जो स्टोर होता है वो FCI करता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है, ये खरीदता है। MSP पे खरीद के उसके बाद यहां से अन्य योजनाओं, सोशल वेलफेयर योजनाओं, खाद्यान्न, फूड सिक्योरिटी स्कीम के तहत जो खाद्यान्नों का वितरण होता है, वो ये FCI स्टोर करके उसे वापस 2 रुपए, 3 रुपए या 5 रुपए किलो के हिसाब से, गेहूं चावल पता चलता है 2000 रुपए क्विंटल खरीदा है, 2000 जितना रहे MSP उसके हिसाब से बेचता है ना, बेचता है ना। डोंट मतलब किस पे, कुछ तो एक्चुअली में रिजर्व रखा जाता है, बाई चांस है अभी किसी साल फसल या सूखा पड़ गया या कुछ हो गई, बहुत बीमारियां फैल गई, तो उसकी वजह से अपने देश में अन्न का शॉर्टेज ना होने पाए, तो वो ये FCI कुछ बफर स्टॉक रखेगा। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ये। ठीक है। इसके बारे में भी अभी लिखवा देंगे थोड़ा सा, कब बना कैसे। ठीक है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये क्या क्या किसानों से अनाज खरीदा, इसको स्टोर किया, स्टोरेज में रहा, कुछ तो बफर स्टॉक रखेगा, और कुछ PDS के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, जो गरीब हैं, BPL कैटेगरी वाले, अंत्योदय स्कीम हुई या किसान गरीब कल्याण योजना हुई, इन सब में अन्न का वितरण होता है ना, इस सब में अन्न वितरण कुछ इसके थ्रू किया जाएगा। कुछ तो हुआ, अब इसमें कुछ डिफरेंस कॉस्ट आएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है, स्टोरेज कॉस्ट आती है, उसके बाद जो डिफरेंस ऑफ पेमेंट है, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर कर रही है। और इसके साथ फूड सिक्योरिटी एक्ट 2003 के तहत
जो फूड का वितरण होता है वो इसी के तहत होता है, समझे। अब इसके पास तो एक लिमिटेड कैपेसिटी होगी ना जो बिकेगा, कई चीजें वो मार्केट में, एमएसपी एक्चुअली में बेसिकली सिर्फ मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, मार्केट का प्राइस अप करने के लिए बनाया गया। एमएसपी का कोई लीगल बैकअप नहीं है, ये गवर्नमेंट के रिजोल्यूशन और गवर्नमेंट के अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू आता है, ठीक है। इनका कोई लीगल बेस, कानून बेस नहीं है, कोई इसके कोर्ट में जाके इसको वो नहीं कर सकता कि हमको ये नहीं मिल रहा, समझे आप। इसीलिए इसको हमेशा क्या कहा जा रहा है, आप इसको लीगल बैकअप दे दीजिए। अब सरकार के सामने क्या समस्या होगी लीगल बैकअप पे, सरकार के पास इतना स्टोरेज पैसे नहीं है कि सबका पूरा गेहूं और चावल, सबका धान, सब कुछ खरीद सके। अगर वो सब कुछ खरीदने पे सारे किसानों को लगा दी तो बजट का ज्यादातर पैसा कहां चला जाएगा, अनाजों के उसमें, कृषि पे। बाकी डेवलपमेंट काम में बजट कहती है नहीं, और सब लिटिगेशन बहुत से हो जाएंगे। आर्टिकल 226 में लीगल ऑब्लिगेशन के लिए आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, चीजों में ये प्रॉब्लम्स आएंगी। और दूसरा, ये एक्चुअली में एक तरह से प्रोत्साहन स्कीम है, मार्केट को एक्चुअली में हमें फ्री छोड़ना। हम क्या कर रहे हैं, मार्केट को डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किसानी क्षेत्र मौसम डिपेंडेंट है, इसलिए गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट के लिए चीजें प्रोवाइड कर रही है पैसे के फॉर्म में एमएसपी में, लेकिन कई जगहों पे इनपुट कॉस्ट में सब्सिडीज भी प्रोवाइड कर रही है किसानों को, एग्रीकल्चर को। तो स्ट्रक्चरल फॉर्म में अगर हमें लॉन्ग टर्म किसानी को डेवलप करना है, हमें किन चीजों पे फोकस करना पड़ेगा, उसके इनपुट कॉस्ट को कम करने पे, इनपुट कॉस्ट को कम करने पे, और उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बढ़ाना, और उसमें जो रिस्क है वो मिनिमाइज करना खेती को। उसको कैसे कम करेंगे, उसको या तो इंश्योरेंस कर दें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सिंचाई के साधन अवेलेबल करा दें, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, या क्रेडिट अवेलेबल करा दें किसानों को कुछ कम क्रेडिट रेट पे, कम रेट पे किसान क्रेडिट कार्ड योजना, या प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग हुआ ना। इन सब के थ्रू क्या किया जा रहा है, इनपुट कॉस्ट कम किया जा रहा है, और बिजली सब्सिडाइज रेट पे बिजली प्रोवाइड करना, सब्सिडाइज रेट पे फर्टिलाइजर प्रोवाइड करना, सब्सिडाइज रेट पे, और क्या, मैकेनाइजेशन, जो ट्रैक्टर मशीनें वहां पे लग रही उसको भी सब्सिडाइज रेट पे देना। इन सब पे इनपुट कॉस्ट क्या फोकस किया गया, इनको सब्सिडी दी जाए, इनको कम किया जाए, जिससे इनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़े और चीजें, और लैंड कंसोलिडेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इन सब में लैंड बड़ी हो सके और इन सबको रोग दो से बचाया जा सके, अच्छे बीज इनको अवेलेबल कराए जाएं, किए जा रहे हैं ना। इन सब पे कम करके, ज्यादा फोकस करके एमएसपी को अगर लीगलाइज कर दिया गया तो क्या सरकार के पास इतना स्टोरेज होगा, पूरा रिसोर्स कि वो एफसीआई पे लगा दे, मुश्किल हो जाएगी ना। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे समस्या ये आती है, तो एफसीआई अगर रिक्रूट करता है, कुछ स्टेटों में बहुत ज्यादा है, हरियाणा और पंजाब में जो प्रदर्शन हुए बहुत ज्यादा, वो क्यों हुए, उसका रीजन था ना वहां पे, क्योंकि सबसे ज्यादा धान और गेहूं पैदा होकर एफसीआई को जाता, फायदा सबसे ज्यादा पूरे देश का लगभग ज्यादातर परसेंट, बाकी परसेंट लोग नहीं दे पाते एफसीआई को, नहीं हो पाता ना। अगर सबको एमएसपी, सबका धान, वहां पे कुछ लिमिट होती है आपका इतना। अब उसमें समस्या ये आती है, कई बार किसी के पास 1 बीघे खेत है, 10 बीघे खेत है, सबके एक्चुअली में लिमिट डिसाइड किया गया, सबको आधार कार्ड से लिंक किया गया, चीजों को ट्रांसपेरेंसी किस वे में डेवलप की जा रही है। अब एमएसपी को रिक्रूट करने में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, वहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का नियम लाया, आधार कार्ड से लिंक किया, आपकी खतौनी आधार कार्ड से लिंक हो गई, तो आपको जस्टिफाई हो गया, आप इतना गेहूं लगभग आपके आसपास उतना पैदा होगा, आप इससे ज्यादा ले आएंगे तो आपके ऊपर डाउटफुल होगा कि आप कहीं ना कहीं किसी और का गेहूं खरीद के कहीं और डाल रहे हैं, बेच रहे हैं, या कहीं और किसी का गेहूं सस्ते दाम पे खरीद के बेच रहे हैं। इन सबको कंट्रोल करने की कोशिश की गई ना, सरकार ने किया ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया, तो पैसे का लीकेज खत्म हुआ। फूड सिक्योरिटी में समस्या, जो पीओएस सिस्टम के थ्रू जो एफसीआई बांटता है, उसमें भी समस्याएं एक्चुअली में पीडीएस के थ्रू रिजॉल्व करने की कोशिश की गई। टीपीडीएस, टारगेटेड बेनिफिट ट्रांसफर हुआ, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, किसको वर्क को टारगेट करना है उसको भी आधार लिंक से किया गया। तो ये सब लीकेज को कम करने के लिए ट्राई किया गया। देखो, जहां भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट वहां होता है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जहां भी रहेगा वो क्या करता है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है,
और उसको जहां फायदा दिखता है वो सिस्टम को क्या करता है, मैनिपुलेट करने लग जाता है। यही मैनिपुलेशन का रिजल्ट होता है करप्शन। करप्शन होता है। जबकि इसका मोटिव देखा जाए एमएसपी का जो है बहुत क्लियर कट और बहुत पायस है, मतलब पवित्र है एक तरह से देखा जाए। इसके जो मोटिव है, किसी भी लॉ के जो मोटिव होते हैं एग्जैक्ट एसेंस, वो ऑलवेज वेलफेयर के लिए रहते हैं एमएसपी का। अब लेकिन इसको मैनिपुलेट करने पे आ जाए, इसमें लूप होल ढूंढने में आ जाए, तो वो अनएथिकल होता है ना। अब कोई जैसे कोई पर्सन है अच्छे से बिहेव कर रहा लेकिन उसमें गलतियां ढूंढने पे आप आ जाओ, भाई दसियों प्रोस्पेक्टिव है ना। हम यहां खड़े हैं, कुछ भी अच्छे से हम बिहेव कर रहे हैं, मान लिया कुछ भी प्रॉब्लम्स भी हैं, ऐसा तो है नहीं पूरी तरह हमारे अंदर परफेक्शन आ जाएगा। अब ये कुछ कहेंगे, ये कुछ कहेंगे, ये कुछ कहेंगे, वो कुछ कहेंगे, वो कुछ कहेंगे, 10 लोग 10 दृष्टि से देखेंगे ना, तो वो चीजें क्या निकल के आएंगी, कुछ ना कुछ लूप होल चीजें तो निकल के आएंगी ना। अगर इंटेंशन और क्लियर कट चीजें देखी जाए तो वो अलग होंगी। ब्रॉड टर्म में ये किसी भी पर्सन का हो सकता है, चरण का हो सकता है, तेजपाल का हो जाए, आलोक का हो जाए, XYZ किसी का भी। ये समस्याएं एमएसपी में भी समस्याएं इस तरह की देखने को मिल जाएंगी। और लीगलाइज होने पे क्या समस्या, लीगल का इशू हमने बताया आपको ना। लीगल होने पे एक्चुअली में जस्टिसिएबल हो जाएगा वो। जस्टिसिएबल मतलब समझते हो आप, राइट क्लेम कर सकोगे, लीगल राइट ना। तो इसमें ये सब, अब एफसीआई के सामने भी समस्या क्या है, इसको ट्रांसपोर्ट के पैसे देना, स्टोरेज, इसके स्टोर देखे ही हो, वहां पे बहुत नुकसान हो जाता है अन्न का, कभी बीमारी लग जाती, कभी चूहे काट देते हैं, कभी कुछ हो जाता है, यहाँ सब स्टोरेज। और अभी भी पेरिसेबल आइटम्स को एमएसपी नहीं दी जा पाती है। पेरिसेबल मतलब जो नष्ट होने, पेरिसेबल गुड्स लिखवाया था ना मैंने, हाँ जो बेकार हो जाती है, टमाटर, वेजिटेबल, हरी सब्जियां हैं, हाँ बताया था ना मैंने। तो क्या हो जाएगा फिर, उनके तो एमएसपी नहीं दी जा पा रही है ना कई चीजों की। तो ऐसे चीजों में समस्याएं और आती हैं। यहाँ पे एक आता है प्रोक्योरमेंट प्राइस। ये सब चीजें लिखते जाओ जो चीजें जहां बताई गई हैं, क्योंकि अब हम नोट डाउन नहीं कराएंगे हमारा। मैं इसको सोच रहा हूँ कि चीजें आपको एक्सप्लेन कर दूं, मेजर मेजर पॉइंट ब्रेक कर दूं, क्योंकि थ्योरी ऑलरेडी बुक में लिखी है। आप इसको ब्रेकिंग पॉइंट में इस तरह लिख लेंगे तो ये आपको रिवाइज करने में बहुत आसान हो जाता है। एंड में जाके जो बच्चे पुराने उनको भी पता होगा, जो आप पढ़ रहे होंगे कॉलेज में, तो ये ब्रेकिंग पॉइंट आसान होता है रिवाइज करना। पूरी थ्योरी पढ़ना नहीं, पूरी थ्योरी तो आप समझ चुके होते हो कई बार, आप 2-3 बार किताबें पढ़ लेंगे तो उसके बाद इसमें शॉर्ट नोट्स ही तो बनाते हैं। ये शॉर्ट नोट्स क्लास वाले काम आएंगे, जितने बोले जा रहे हैं टर्म, जहां आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है वो नोट डाउन कर लो। वो टीचर के भरोसे मत बैठो हमेशा कि टीचर बोलेगा नोट डाउन, क्योंकि यार फ्लो होता है हमारा समझाने का। जब हम समझाने के फ्लो में है तो हम बीच में ये नहीं बोल सकते नोट डाउन कर लो। एक ही टाइम एक तरफ ही दिमाग काम करेगा ना, चीजें कर रहे हैं, बीच में हम भले कह दिए, जहां भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो चीज आपको मेजर लग रही है वो आप इमीडिएट नोट डाउन कर लो अपने अनुसार तेजी से लिखते हुए। क्योंकि अब ग्रेजुएट हो यार सब लोग, इतना तो मतलब एक कॉमन सेंस ही हो गया। अब हम आते हैं, आगे बढ़ेंगे इसमें, प्रोक्योरमेंट प्राइस। प्रोक्योरमेंट प्राइस को हिंदी में क्या कहेंगे, क्रय मूल्य। प्रोक्योरमेंट प्राइस देखो एमएसपी का ये बुआई से पहले ना, प्रोक्योरमेंट प्राइस बुआई के हार्वेस्ट के बाद, कटाई के बाद, जब फसल कट जाती है तब अनाउंस किया जाता है। कई बार हो जाता है कि एफसीआई का अगर बफर स्टॉक कम पड़ जाए या बफर स्टॉक को बढ़ाना हो तब अनाउंस होगा खरीदने के लिए, या कोई पेरिसेबल आइटम्स हैं जो खराब हो सकते हैं, गवर्नमेंट वहां पे इंटरवीन करके प्रोक्योरमेंट प्राइस, क्रय मूल्य जारी करती है। तो वो भी लगभग एमएसपी के आसपास ही होता है, बहुत ज्यादा कम नहीं होता, इससे ज्यादा होता है, एमएसपी से कई बार ज्यादा ही होता है क्रय मूल्य।
प्रोक्योरमेंट प्राइस ना, ये कब अनाउंस किया जा रहा है? कटाई के बाद, हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के बाद। ये किस पे? एक तो पेरिसेबल आइटम्स पे, पेरिसेबल आइटम्स हो गए, और कौन से आइटम्स आएंगे इसमें? या स्टोरेज हमारी बढ़ानी हो, बफर स्टॉक बढ़ाना हो तब। ये भी एक तरह से क्या है? मार्केट इंटरवेंशन है गवर्नमेंट का, ठीक है। और इसका दाम जनरली एमएसपी से ज्यादा होता है, ज्यादा रखा जाएगा तभी तो लोग ले जाएंगे, या सप्लाई ज्यादा करनी हो, या कई बार एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ये भी किया जाता है। एफसीआई के जो स्टोरेज होते हैं, कई बार सरकार उसको एक्सपोर्ट भी करती है, जब ज्यादा रहता है उसके पास, एक्सपोर्ट भी करती है। अब इसमें दो तीन टर्म आए हैं, एक सीएसीपी आया है, ठीक है। सीएसीपी लिख लो। सीएसीपी का फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। ये कब बना? 1985 में। ये एमएसपी किस किस के लिए रिकमेंड करता है? 24 कमोडिटीज के लिए, 7 सीरियल्स हो गई, पैडी, वीट, धान, गेहूं, बारेली क्या होता है? जौ, 7 सीरियल, 7 अनाज, मतलब धान, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मकई और रागी, ठीक है। 5 पल्सेस हो गई, दलहन लिख लो, चना, अरहर, तुर भी कहते हैं, अरहर भी कहते हैं, और कई जगह पाइजन लिखा रहता है, और हिंदी में भी वही लिख देते हैं। इवन 2014 या 15 में ऐसा क्वेश्चन आया था, रेड पाइजन बोलते हैं इसको हमारी समझ से। अरहर लिख लो, ग्राम चना, अरहर, मूंग, उड़द, लेंटिल, मसूर कहते हैं, अच्छा मसूर। 8 ऑयल सीड, तिलहन, 8, ठीक हो। ग्राउंड नट जानते हो, मूंगफली कहते हैं ना, मूंगफली। रैपसीड, मस्टर्ड, मतलब सरसों, सरसों। तोरिया, तोरिया अलग है, पीली सरसों होती है तोरिया का मतलब। एक तो नॉर्मल मस्टर्ड हो गई, एक पीली होती है ना, तोरिया बोलते हैं हमारे समझ से उसको। सोयाबीन, सूरजमुखी, सिजमम, सिजमम हमें नहीं पता हिंदी यार, सिजमम। सैफ फ्लावर सीड और नाइजर सीड। कुछ चीजों की हिंदी देख लेना। कुसुम, अच्छा। सिजमम, नाइजर सीड क्या होगा? अच्छा, अच्छा सिजमम तिल है। उसके बाद कोपरा, रॉ कॉटन, रॉ जूट, और वर्जीनिया फ्लू क्योर्ड टोबैको, वीएफसी टोबैको, तंबाकू, वीएफसी तंबाकू। एफआरपी के बारे में लिख लेना, इस शुगर केन इंडस्ट्री के लिए लागू किया जाता है, और ये रंगराजन कमेटी रिपोर्ट से आता है, रंगराजन कमेटी रिपोर्ट के बेसिस पे, ठीक है। एफआरपी में फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, ठीक है।
एफआरपी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों एक्चुअली में, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादातर अनाउंस करती है। एफआरपी को भी रिकमेंड सीएसीपी ही करता है। रिकमेंड कौन करेगा? सीएसीपी। और अनाउंस कौन करेगा? सीसीए, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ईए सीएसीपी रिकमेंड करेगा, और कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो चेयर किसके द्वारा की जाती है? पीएम के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर। अगला इसी में पॉइंट, स्टेट एडवाइज्ड प्राइस, एसएपी, स्टेट एडवाइज्ड प्राइस, स्टेट के द्वारा सलाह की गई प्राइस। कई बार जो स्टेट ज्यादा गन्ना प्रोड्यूस करते हैं वो एसएपी जारी करते हैं, एसएपी, स्टेट एडवाइज्ड प्राइस, और इसका दाम एफआरपी से ज्यादा होता है। जैसे यूपी में गन्ना बहुत प्रोड्यूस हो तो यूपी गवर्नमेंट भी क्या जारी करेगी? स्टेट एडवाइज्ड प्राइस। समझ आया? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों, इसका दाम ज़्यादातर एफआरपी से ज़्यादा होता है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो पूरे देश के लिए लागू करेगी। स्टेट स्पेसिफिक अगर उनको ज़्यादा फायदा है तो अपने किसानों को बेनिफिट देने के लिए एसआईपी जारी कर देंगी। ठीक है, अब अगला लिखो, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। प्रोक्योरमेंट पता चल गया ना? प्रोक्योरमेंट समझ में आ गया ना? क्रय मूल्य, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आगे लिखो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम यही दोनों हैं, एमएसपी और आपकी प्रोक्योरमेंट। कई बार गवर्नमेंट एक्चुअली में प्राइसेस फॉल होने की कंडीशन में, मार्केट इंटरवेंशन यहाँ पे गवर्नमेंट एक्चुअली में अपने फायदे के लिए नहीं, प्राइस को कंट्रोल करने के लिए और किसानों को एक गारंटी पैसा एक मुश्त प्रोवाइड करने के लिए, जिससे उनको प्रॉब्लम ना आए। किसानों के फायदे के लिए मार्केट इंटरवीन करेगी, जिससे डिमांड और सप्लाई का गैप ना क्रिएट हो, और दूसरी बात उनका नुकसान ना होने पाए किसानों का। इसमें क्या करेगी? पेरिसेबल और हॉर्टिकल्चर कमोडिटी का दाम ज्यादा गिरने ना पाए उसको कंट्रोल कर। हॉर्टिकल्चर किसको कहते हैं हिंदी में? उद्यान कहते हैं क्या? नहीं, कॉमर्शियल फार्मिंग होती है हॉर्टिकल्चर में, बागवानी, बागवानी ना। पेरिसेबल मीन्स होता नष्ट होने योग्य वस्तुएं जो ज्यादा टाइम तक नहीं हो सकती। ठीक है, अगला टर्म लिखना, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, हिंदी बताते रहना यार, हिंदी किताब खोले हो तुम लोग, नहीं मिल रहा है तुम लोगों को? प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, इसका तो हो गया खरीद मूल्य, क्रय मूल्य। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को हिंदी में कहते हैं बाजार हस्तक्षेप योजना। ये रहा प्राइस स्टेप, मूल्य स्थिरीकरण कोष, मूल्य स्थिरीकरण कोष, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। अब ये फंड कहां यूज होगा? वही मार्केट इंटरवेंशन में। पीएसएफ को कहां यूज करेंगे भाई? जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है उसी में तो यूज करेंगे। नहीं क्या? MIS, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लिख दिए शॉर्ट फॉर्म। अब बोल तो रही है, लिखें पूरा। हाँ MIS, ठीक है। अपने शब्दों में लिख सकते हो तो लिख लो, ज्यादा बेटर है यार। अब अगला इसमें लिखो सब्सिडीज। फॉर्म सब्सिडीज तो आपको पता ही चल गई, फॉर्म सब्सिडीज कहां कहां दी जा रही हैं।
सब्सिडीज की हिंदी क्या है? हिंदी नहीं होती है, नहीं, सब्सिडी लिखा होगा ना, इसको कहते हैं, हर जगह सब्सिडी ही लिखा है। खाद छूट, अनुदान कुछ ऐसे बोलते हैं टर्म, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा। फॉर्म सब्सिडीज, ठीक है, तुमको समझ में आ रहा है, हमारा मेन पर्पज यही है, ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा है ना, तो हिंदी जानना कोई जरूरी नहीं है, समझ में आ जाए चीजें, दैट्स मैटर। ओवरऑल हम लोगों को चीजें समझ में आनी चाहिए। अब इसमें दो तरह की सब्सिडीज आती है, एक डायरेक्ट आएगी, एक आएगी इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट सब्सिडीज में बताओ कौन कौन सा एरिया होगा? फर्टिलाइजर हो गया, किसानों को जो इनपुट दिया जा रहा है उस पे, सारी चीजें जो अभी मैंने बताई थी, किस पे किस पे? हाँ, बीज, फर्टिलाइजर, मशीनरी, पावर पे दिया जा रहा है ना, बिजली में डायरेक्ट छूट दी जा रही है, पेस्टिसाइड में डायरेक्टली छूट दी जा रही है, इस सब पे। तो क्या हो रहा है, ये सब यूरिया पे आपकी छूट दी जा रही है, ये सब किसमें डायरेक्ट आ गए। इनडायरेक्ट में क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे क्रिएट होंगे, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बना था ना, उसके द्वारा एक्चुअली में जैसे जो मार्केट बनाई गई, नैम बनाई गई, ये सुविधाएं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो सब्सिडी दी जाए, यहां सब क्या होगा, इनडायरेक्ट वे में सब्सिडी होंगी। जो भी इंसेंटिव्स डायरेक्टली फार्मर को पे किया जाए वो क्या होगा, डायरेक्ट, और जो एक्चुअली में सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाए उनको, वो क्या होंगे, इनडायरेक्ट। जैसे फार्म लोन को माफ कर दिया जाए, क्रेडिट फैसिलिटी, इरिगेशन, एक्चुअली में जो प्रधानमंत्री किसी सिंचाई योजना चलाई गई है उसमें क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है ना, इनडायरेक्ट वे में उसका मतलब फायदा तो होगा उनको, लेकिन इनडायरेक्ट वे में। लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है डायरेक्ट जा रहा है ना, इन्होंने एक्चुअली में इनडायरेक्ट में सारी चीजें, वो फर्टिलाइजर्स वगैरह इनडायरेक्ट में डाल रखी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सीड्स, ये सब, लेकिन जबकि अभी डायरेक्ट हो गई है ये सब चीजें, क्योंकि इसके पैसे डायरेक्ट किसान को पे किए जाते हैं। ये पहले इनडायरेक्ट था क्योंकि पहले कंपनीज को पे होती थी ना, पहले कंपनीज को पे की जाती थी यूरिया, अब क्या, अब डायरेक्ट किसान को दी जा रही है। जब भी डायरेक्ट दी जा रही है तो वो डायरेक्ट में आ जाएंगे। यहाँ पे WTO कई बार रेजिस्टेंस देता है कि इनडायरेक्ट सब्सिडी और इनडायरेक्ट सब्सिडी में, जब WTO पढ़ाएंगे वहाँ पे ग्रीन, ऑरेंज और ये सब बताते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें क्लियर करेंगे, ठीक है, किस सब्सिडीज को कितना दिया जा रहा है। अगला सरकार का मेन एम था डबल फार्मिंग इनकम। सरकार का एक एम है डबल फार्मिंग इनकम, बहुत ज्यादा न्यूज में आता है। तो डबल फार्मिंग इनकम करने के लिए सरकार को किस पे फोकस करना पड़ेगा, कि किसानों की आय बढ़ानी हो अगर आपको, तो किस पे फोकस करना पड़ेगा। बताओ, दो चीज है इसमें, एक इनपुट है, एक है आउटपुट, इन्हीं दो पे फोकस करना है। इनपुट की कॉस्ट डिक्रीज करनी है और आउटपुट को बढ़ाना है। इनपुट कॉस्ट को डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, कुछ एरिया में सब्सिडी जो दे रहे हैं उसके रिलेटेड जो स्कीम्स चल रही ना,
कुछ स्किल्स बढ़ाएंगे, स्किल्स पे भी फोकस करेंगे ना, और चीजों का एक्चुअली में साइंटिफिक मैनर सिखाएंगे। इस सबसे क्या होगा, इनपुट कॉस्ट कम होगी ना, और आउटपुट साइंटिफिक, इसका ट्रांसपोर्टेशन, अच्छे बीज अगर प्रोवाइड कर दिए तो आउटपुट बढ़ता चला जाएगा ना। इनपुट को कॉस्ट को कम करना और आउटपुट ऑटोमेटिकली उसकी प्रोडक्टिविटी, जो सीड इनको प्रोवाइड करें, अच्छे सीड दें तो आउटपुट अच्छा होगा। एग्रीकल्चर का सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया गया, सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने से हमें कितना फर्टिलाइजर, कितने पेस्टिसाइड, क्या जरूरत है उसमें, क्या न्यूट्रिएंट, उसके हिसाब से ये रैशनलाइज हो जाएगा ना। इनपुट रैशनलाइज होने से हमारे उत्पादन बढ़ जाएगा ना। कल बताया नहीं, हमारे यहाँ पानी का बहुत ज्यादा मिसयूज है, पानी के कॉस्ट कम कर दी जाए तो पावर की काम, फ्यूल कम, ये सब कम हो जाएगा ना कॉस्ट, और हमें एक प्रॉपर इनपुट पे ज्यादा आउटपुट मिलेगी ना। और अच्छे बीज हो, अच्छे टाइम पे उनको इलाज हो जाए, कोई फसल में प्रॉब्लम आए, फसल बीमा योजना कराई गई जिससे उनको लॉस ना होने पाए, किसान रिस्क ले सके, एमएसपी दिया जा रहा, प्रोक्योरमेंट प्राइस जारी किया जा रहा है, ये सब क्या करेगा, आउटपुट बढ़ाएगा, इनपुट कम, कॉस्ट कम करके। तब इसमें कुछ पॉइंट अगर देखने हो तो आपको पॉइंट लिख लीजिए। गवर्नमेंट ने 7 पॉइंट स्ट्रेटजी जारी किया 2020-22 तक, अभी तो आगे बढ़ा दिया होगा, 2022 तक ये था पहले एम, अभी तो 23 चल रहा है, 22 मत लिखो, ठीक है। फार्मों का डबल इनकम करने के लिए 7 पॉइंट स्ट्रेटजी जारी किया था इन्होंने। इरिगेशन की कॉस्ट को कम करके, पर मोर क्रॉप पर ड्रॉप, कल ये लिखाया था मैंने हिंदी में, हाँ, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, मतलब रिसोर्सेज का रैशनलाइज वे में यूज किया जा सके। प्रधानमंत्री किसी सिंचाई योजना साथ में, क्वालिटी सीड एंड न्यूट्रिएंट्स अकॉर्डिंग टू सॉइल हेल्थ, सॉइल क्वालिटी ऑफ ईच फॉर्म, मतलब प्रत्येक खेत की जमीन की क्वालिटी, मतलब मृदा की क्वालिटी के अनुसार बीज और न्यूट्रिएंट, मतलब न्यूट्रिएंट क्या होगा, पोषण, पोषण तत्व। अगला, वेयर हाउसेज और कोल्ड चेन्स, ज्यादा इन्वेस्टमेंट सरकार किस में करे, वेयर हाउसेज में, और उनका कोल्ड चेन मतलब कोल्ड स्टोरेज बनाए, जिससे क्या हो, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज को कम किया जा सके, कटाई के बाद जो लॉसेज होती है ना उसको कम किया जा सके। ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ाया जाए। फूड प्रोसेसिंग समझ रहे हैं ना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है, जैसे जो चिप्स बनता है, मैगी बनती है, आटा पैकेट वाला, ये सब क्या है, प्रोसेस्ड फूड है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक, 4 पॉइंट हो गए। 5वां, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट और ई प्लेटफॉर्म का इंप्लीमेंट किया जाए। इससे क्या होगा, मार्केट के पहुंच, सारी मार्केटों का राष्ट्रीयकृत, एकीकृत हो जाएगा, बढ़ावा दिया जाए या उसको इंप्लीमेंट किया जाए। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट कल तो बताया था ना मैंने, क्या है, एपीएमसी के बाद उसको बढ़ावा दिया जाए। अगला, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, बताया ही, रिस्क को कम करेगी, रिस्क घटाएगी ना, रिस्क ले सकेंगे जिससे फार्मर। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम रिस्क मैनेज करने के लिए। अगला पॉइंट 7वां, एलाइड एक्टिविटीज। एलाइड एक्टिविटीज कौन सी होती है, मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग, हाँ एलाइड में कौन कौन सी आएंगी, पशुपालन, मत्स्य पालन, बी मधुमक्खी पालन, ये सब आएगा ना, रेशम का कीड़ा, ये सब उगाते हैं ना, फार्म कल्चर, इन सबको बढ़ावा देना, एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देना,
ये सब किसमें, एलाइड सेक्टर में आ जाएगा ना। एलाइड सेक्टर में उनका क्या होगा, रेट, उससे उनकी इनकम क्या होगी, डबल हो जाएगी। अब इस पे अशोक दलवई कमेटी आई 2016 में, इसी डबल फार्मिंग इनकम पे। अशोक दलवई कमेटी कब आई, 2016 में। हाँ, इन्होंने फोकस एक्चुअली में 4 एरिया को किया। 4 एरिया को, एक तो लैंड के लिए फोकस किया, जमीन के लिए। 2016 में आई ना अशोक दलवई कमेटी, इसी से रिलेटेड डबल फार्मिंग इनकम से, ठीक है। इन्होंने कहा 4 एरिया को कहा, एक तो लैंड, दूसरा एक्सेस टू मार्केट, मार्केट का एक्सेस किया जाए, मतलब बाजार की उपलब्धता, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, और हाई यील्ड क्रॉप्स, मतलब बहुत ज्यादा पैदावार क्रॉप, जो फसलें हैं, अच्छी पैदावार वाली फसलें, और नॉन फॉर्म एक्टिविटीज को डाइवर्सिफाई किया, विभिन्नता लाई जाए, उसका एरिया बढ़ाया जाए। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ हाई यील्ड क्रॉप, मतलब ज्यादा उत्पादन करने वाली क्रॉप, उच्च उत्पादक क्रॉपों का डाइवर्सिफिकेशन, बढ़ावा, हाँ, ज्यादा एरिया, मतलब स्कोप ज्यादा बढ़ा दिया जाए, डाइवर्सिफिकेशन, कई टाइप की फसलें लाई जाए। इनकी मेजर रिकमेंडेशन कौन कौन सी थी, लिख लो, 3-4 हैं। इन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग को कॉन्करेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची कहते हैं ना, समवर्ती सूची में शामिल कर दिया जाए, जो फैसिलिटेट क्या करेगा, वन इंडिया मार्केट कॉन्सेप्ट को। किसको फैसिलिटेट करेगा, वन इंडिया मार्केट कॉन्सेप्ट को। इन्होंने कहा एग्रीकल्चर मार्केटिंग को कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल कर दिया जाए, समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची आपको जब पॉलिटी में पढ़ाया जाएगा तब आपको समझ में आ जाएगा क्यों ये मैं नाम ले रहा हूं। है एक्चुअली में 3 लिस्ट हैं, एक है स्टेट, एक सेंटर है, एक समवर्ती। तो सब में एक्चुअली में सब्जेक्ट डिफाइंड है, कौन किस पे कानून बना सकता है। तो कुछ एरिया किसके डिफाइन है, स्टेट के, कुछ सेंटर के, केंद्र सरकार के, कुछ दोनों के, दोनों जो जिसमें आता है वो होता है समवर्ती, और कुछ ऐसे जो इन सारी लिस्ट में नहीं है कोई सब्जेक्ट, उस पे कौन कानून बनाएगा, केंद्र सरकार। वो कहते हैं रेजिडुअल पावर। अब रेजिडुअल को हिंदी में, अगला, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन एग्रीकल्चर मार्केट में बढ़ाया जाए। कृषि बाजार में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, सिर्फ बाजार में ही नहीं, ट्रांसपोर्टेशन में भी, लॉजिस्टिक में भी। अगला, फार्मर प्रोड्यूसर और विलेज प्रोड्यूसर, एफपीओ और वीपीओ। एफपीओ फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन वो होते हैं जैसे 300-400 किसान, कैसे हम कर रहे थे, क्लस्टर फॉर्म में खेती हो। एक चीज हम बता रहे थे, क्लस्टर फॉर्म में खेती होगी तो सारी सुविधाएं मिल जाएगी, ये बता रहे थे ना। तो वैसे 300-400 किसान मिलके खेती करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, फॉर्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, कोई फसल उत्पादन करने के लिए। तो उससे क्या होगा, जब आपका एक क्या कहते हैं कमेटी बन जाएगी 300-400 लोगों की, तो आप प्रेशराइज कर सकते हैं किसी भी चीज़ को अपने यहाँ लाने के लिए। एक गवर्नमेंट पे प्रेशर बना सकते हैं ना किसी चीज़ों की, फॉर्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं उसको। इसी तरह ये कह रहे हैं फॉर्म प्रोड्यूस और विलेज प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा रोल प्ले करना चाहिए स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की सुविधा के लिए,
जो छोटे किसान हैं वो सब भी अगर इन सबके पार्ट बन जाएंगे तो क्या होगा, सुविधाएं मिलने लगेंगी। अगला, इसमें कहते हैं फार्मर की इनकम को दोगुना करने के लिए एक्सपोर्ट पे, निर्यात पे भी फोकस करना चाहिए बहुत ज्यादा। निर्यात को बढ़ाना चाहिए हमें, 23 तक लगभग 3 गुना कर देना चाहिए एग्रीकल्चर। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे तो लोगों के अंदर वो फसल को अच्छे से अच्छा पैदा करने के अच्छे रेट मिलेंगे तो लोग ज्यादा पैदावार बढ़ाएंगे और मेहनत करेंगे उस पर। अगला टर्म आता है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, CSA, ठीक है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या होगा, क्या समझ में आ रहा है? जहां पे स्मार्टनेस दिखाओ अपना काम करने के लिए। कहा नहीं जाता आप हार्ड वर्क करते हो कि स्मार्ट वर्क करते हो। नहीं, ऐसा नहीं, कहाँ लिखा? स्मार्ट वर्क क्या होता है? हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ वर्क करना, हमें कहां पे क्या कब जरूरत है उसके सारे फैक्टर और पैरामीटर को एनालिसिस करके सारी टेक्नोलॉजियों का यूज करके उसके अनुसार काम करना। उसी तरह क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या हुआ, हमें मौसम विभाग की भी जानकारी ले लो, बिजली अवेलेबल होगी कि नहीं, कैसा मौसम रहेगा, आगे आने वाली फोरकास्टिंग क्या है, हमारे पास कितने लेबर हैं, क्या साइंटिफिक मशीनरी है, क्लाइमेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है, इस क्लाइमेट में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं, किस फसल की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, किस में कौन सी बीमारी लगती है और कौन से क्लाइमेट में फसल ज़्यादा प्रोडक्टिव होकर वहाँ पे बीमारियाँ कम लगती हैं। इस सब की जो इन्फॉर्मेशन होगी आप सारी स्मार्ट वे में करते हैं। स्मार्ट वे मतलब सारी टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, साइंटिफिक चीज़ों को करते हुए। तो ये क्या हुआ, इन सबको यूटिलाइज करके जो खेती की जाएगी क्या होगी, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो आप इसमें क्या हार्ड वर्क के साथ साथ क्या स्मार्ट वर्क कर रहे हैं ना। तो ये चीजें हुई क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, और इसका और मतलब बेसिक और कुछ नहीं है, ठीक है। ये क्या करेगा, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा ना, सस्टेनेबल चीजें करेगा, लोगों का एक पर्टिकुलर रिजिलियंस, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग आप फसलें चुनेंगे। आपको पता है जिस क्लाइमेट में जो फसल उगानी चाहिए, जहां ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। अब ये पता चले धान गेहूं हर जगह उगाए जा रहे हो पूरे देश में, हर जगह सेम क्लाइमेट मान के, जबकि हर जगह का मौसम अलग अलग है ना, कहीं ज्यादा बारिश हो रही है, कहीं कम बारिश हो रही है, कहीं ड्राई रह रहा है, तो उसके अनुसार फसलें हम उगाएं तो हमें ज्यादा प्रोडक्टिव मिलेगा ना। अगला टर्म लिखना एग्री एक्सपोर्ट जोन। एक्सपोर्ट जोन वो है जहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को निर्यात करने के लिए बनाए जा रहे हैं। एग्री एक्सपोर्ट जोन, एक्सपोर्ट जोन, निर्यात, कृषि निर्यात जोन। जोन को हिंदी में जोन ही लिखते हैं ज्यादातर, हैं, क्षेत्र मत बोलो, जोन लिखो ज्यादा सही है। जोनल एक्चुअली में हिंदी में ही लिखा जाता है ना। 60 एक्सपोर्ट जोन अभी तक नोटिफाई हो चुके हैं, 60 एग्री एक्सपोर्ट जोन नोटिफाई हो चुके हैं, या 2001 में इंट्रोड्यूस किया गया था, 2001 में इंट्रोड्यूस किया गया था। कृषि प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने के लिए। - 2001 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अगला टर्म हम लोग लिखेंगे
ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक खेती, हिंदी में क्या कहेंगे इसे? ऑर्गेनिक ही लिखते हैं हमारी समझ से कि कार्बनिक? ऑर्गेनिक, जैविक खेती ना, ठीक है, जैविक खेती। जैविक खेती एक्चुअली में बेसिक टर्म समझो, ऑर्गेनिक फार्मिंग हिंदी में कहते हैं जैविक खेती, कृषि, ठीक। अब तक जब हम क्या ग्रीन रिवॉल्यूशन आया जब, तो हमने क्या किया? फर्टिलाइजर्स का यूज किया, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, ये सब केमिकल्स वाले हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या किया गया? इन सबको डिनाई किया गया, ठीक है। फसलों में इन सब चीजों का यूज नहीं होगा। बायो पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स लाइक एजोला। एजोला पता है? नाम सुना? नहीं सुना? ब्लू ग्रीन एल्गे सुना? ये सब एक्चुअली में बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज होते हैं। बायो पेस्टिसाइड्स भी यूज किए जाते हैं, ये सब यूज किए जाएंगे। जनरली कृत्रिम वाली चीजें अवॉइड की जाएंगी। उससे ये किया गया जो फसलों में चीजें समस्या हमारे यहाँ रूट कॉज कई बीमारियां, एलर्जी, ये सब क्रिएट हो रही हैं, उन पे ये फोकस किया गया। क्या? ऑर्गेनिक फार्मिंग को फोकस किया जाए, ठीक है। अब ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम बन चुका है, केरला में भी ऑर्गेनिक खेती हो रही है, हर स्टेट में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। अब लेकिन इकोनॉमी के पर्पज से अगर हम कहें, ये हमसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा गया था जब हम फॉरेस्ट का इंटरव्यू दे रहे थे, हमसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा, क्या ऑर्गेनिक खेती से जब इतना फायदा है बीमारियों का, चीजों का, तो हम सिर्फ ऑर्गेनिक खेती पे पूरी तरह क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? क्यों हम केमिकल फर्टिलाइजर और इन सब का उपयोग ज्यादा करें, पेस्टिसाइड्स का, पूरी तरह शिफ्ट हो जाए? क्यों? यस, इसमें उत्पादन क्षमता कम है, उत्पादित तो हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी की समस्या क्रिएट हो जाएगी। लेकिन इन दोनों, इसको क्या करना है? जुडिशियस मैनर में यूज करना है, मतलब इस वे में यूज करना है कि नुकसान भी ना हो और फायदा हो जाए हमें। जैसे डबलिंग इनकम घटाने के लिए ना, डबल फार्मिंग इनकम पढ़े, तो उसमें इस वे में, रैशनलाइज वे में इसको यूज करें, एक्सेस वे में ना यूज कर लें। पता चले खाद आया, 4-5 बोरी डाल दिए, किसी ने बता दिया ये बीमारी लगी इसमें, पता चला किसान क्या कर रहा है, 3-4 डब्बा डाल दिया पेस्टिसाइड, जल्दी मर जाए, दोबारा लगे ना, क्योंकि उनको साइंटिफिक नॉलेज नहीं है कि कितनी मात्रा में दवा डालनी है। कई बार इसका एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हो, कई बार देखे होगे, सबके घरों में होता है, सबके मम्मी पापा दादा दादी हैं, उनको कोई बीमारी होती है अगर लाइटली प्रॉब्लम, तो क्या होता है, कई बार गांव में देखे होगे कि चीजें लगेगा उनको कि एक खुराक को, कई दवा को एक्चुअली में क्या सिस्टमेटिक ढंग से दिया जाता है ना, इस समय एक खानी है, अगली एक खानी है। कई बार लोग सोचते हैं कि एक साथ ही सब खा लें तो एक ही साथ खत्म हो जाएंगी दवा, होता है ना। कई बार ये चीजें आपको अपर एज ग्रुप में या यंग एज ग्रुप में भी, जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे फ्रेंड थे यंग कॉलेज में, अभी नहीं, तो बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है, तो मुट्ठी मुट्ठी भर बादाम एक साथ, भाई जब बढ़ता है दिमाग तो तुरंत हम बढ़ाएंगे, जबकि एक डोज होती है न्यूट्रिशियंस की, आपके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो एंड माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट हैं, किसकी कितनी एबिलिटी चाहिए बढ़ाने के लिए, उतना जरूरी है ना। ऐसा तो है नहीं अब दूध पीने से प्रोटीन मिलता है, इसका थोड़ी 10 लीटर दूध पी जाइए एक ही दिन में, कि सारा इंटेक एक ही दिन कंप्लीट कर लीजिए, हो पाएगा नहीं ना। कोई भी
चीजें जिस मात्रा में चाहिए हमारी बॉडी को, उसी मात्रा में वो चीजें बेनिफिट करेंगी। अगर उस मात्रा से ज्यादा हम लेंगे तो वो उल्टा रिवर्स बैकफायर। यहां सब पेस्टिसाइड वगैरह की यूज ऐसे ही होता है। इन दोनों के फॉर्म में, जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन, हाइब्रिड, इसके बीच में हमें बैलेंस बनाना होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो हमारी फूड सिक्योरिटी चेन चलती रहेगी। अगला है जीरो बजट बेस्ड कृषि, ZBNF कहते हैं। ZBNF, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ZBNF, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इसके नाम से क्या लग रहा है? जो इसके नाम से लग रहा है यही इसका मतलब है। प्राकृतिक खेती मतलब कोई पैसा ना लगाना, जुताई भी नहीं करना, कोई केमिकल पेस्टिसाइड कुछ नहीं यूज करना, नेचुरल तरीके से जो पैदा हो रहा है बस वही। खेत की जुताई भी नहीं करनी, कोई केमिकल भी नहीं डालना, जो चीज़ें पैदा हो जाए वही यूज कर लो। तो ये जनरली कई बार खेत एक्चुअली कंटिन्यूअस जब जुताई के फॉर्म में रहते हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी डाउन हो जाती है। तो इनको वहां पे यूज करने के लिए थोड़ी दिन क्या होता है, छोड़ दो, उसमें खुद ही कुछ चीजें, प्राकृतिक चीजें उगने दो, कुछ चीजें नष्ट होने दो, तो वो अपने आप खाद और मुल्चिंग होके चीजें बैलेंस हो जाती हैं। तो वैसे इनकी प्रोडक्टिविटी तो बहुत कम होती है, लेकिन इसको परंपरागत कृषि विकास योजना में यूज किया जाता है। गवर्नमेंट की एक परंपरागत कृषि विकास योजना है, उसमें ये चीजें यूटिलाइज की जाती हैं। नेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या रहना चाहिए इसमें? जीरो रहेगा, ठीक है। इसमें लेकिन काऊ डंग, यूरिन, ये सब यूज किया जाता है। नेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जीरो रहेगा, कोई जुताई नहीं, कोई केमिकल यूज नहीं। यहां पे लोकली यूज जो मटेरियल हैं, कौन से? काऊ डंग, गोबर की खाद जो होती है वो यूज कर सकते हैं। सीड को भी किससे ट्रीट किया जाएगा यहां पे? उसी गोबर की खाद और जानवरों की यूरिन से। इसमें कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज ही नहीं करना पड़ेगा, सब पैसे ही नहीं लग रहे हैं, ठीक है। अगला टर्म एक्चुअली में है ग्रीन रिवोल्यूशन। तो मैंने लिखा दिया था आप लोगों को, उसमें सेकेंड रिवोल्यूशन भी बता दिया था, फर्स्ट भी बताया था, कुछ चीजें एक्सप्लेन कर दी थी मैंने। अब उसमें देखो, उसको बताने की जरूरत नहीं है। अब आगे है व्हाइट रिवोल्यूशन, येलो रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन, रेड रिवोल्यूशन, पिंक रिवोल्यूशन, राउंड रिवोल्यूशन, सिल्वर। इसकी लिस्ट एक्चुअली में दी होगी कहीं पे, या तो लिख लो फटाफट। लिखना है कि लिखे हो? पता है सबके, पता है किस लिए है, किस लिए रिवोल्यूशन आए वो पर्टिकुलर। अभी सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन जब आएगा, एक एवरग्रीन रिवोल्यूशन भी आएगा। सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन में एरिया बढ़ाया गया, जो वेस्टर्न यूपी और पंजाब हरियाणा तक सीमित था उसको जैसे ईस्टर्न यूपी में ले जाना, पूर्वांचल में और देश के और पार्टों में ले जाना, ठीक है। उसके बाद अब जो है, अब कुछ इसमें बचा नहीं है। एक लिख लो, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये एक्चुअली में 8 मिशन चलाए गए थे, 2008 में लागू किए गए थे, उसमें ही था ये भी, मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल, सतत कृषि, राष्ट्रीय मिशन
सतत खेती के लिए, सतत खेती के लिए राष्ट्रीय मिशन। इसका एम क्या है? एग्रीकल्चर को ज्यादा प्रोडक्टिव, सस्टेनेबल और क्लाइमेट रेजिलिएंट, मतलब क्लाइमेट का असर कम पड़े, क्लाइमेट के अनुसार खेती की जा सके। इसमें जो CSA लिखा है वो शामिल रहेगा। लोकेशन के अनुसार फार्मिंग सिस्टम को, स्पेसिफिक लोकेशन जो हो जहां की, उसके अनुसार फसल उगाने को प्रमोट किया जाए। सॉयल और उसके नमी को कंजर्वेशन किया जाए, उसका सॉयल और जो उसकी नमी है उसको कंजर्व किया जाए, संरक्षित किया जाए। एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट पे फोकस किया जाए, एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट पे फोकस किया जाए। ठीक है, ये सब इसके नाबार्ड को मैंने पहले लिखा दिया था आपको, नाबार्ड का उसको बताना नहीं है कुछ। उसमें फॉर्म बिल आए थे वो वापस हो गए थे, इसलिए उसमें भी करंट में कुछ आएगा तो करंट में देखा जाएगा। ठीक है, एक है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड मतलब जिसमें एकीकृत किसी, जैसे फसल है, एनिमल हस्बेंड्री है, सारी चीजें जो मिक्स वाला था ना, वो सारी चीजें इसमें शामिल कर दो यार। एनिमल हस्बेंड्री हो, फिशरीज हो, फॉरेस्ट्री हो, क्रॉपिंग सिस्टम हो, सबको शामिल कर दिया जाए। इससे क्या होगा? किसानों का लॉस होने से बच जाएगा, आय में वृद्धि होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे? एग्रीकल्चर हो गया ना पूरा आज। अब एग्रीकल्चर के बाद हम लोग चलेंगे BOP पे, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट पे चलेंगे? नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी पढ़ेंगे, वो पढ़ लेते हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड है। उसके बाद BOP पे आते हैं। BOP इंडस्ट्री से पहले पढ़ाएंगे। क्या पढ़ना है? BOP पहले पढ़ना है कि वो पढ़ना है? किसमें इंटरेस्ट है तुम लोगों का? अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी पढ़ लेते हैं पहले ना। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ लेंगे। एंड पॉवर्टी, इसके बारे में चीजें देखेंगे। उसके बाद इन्फ्लेशन, देखेंगे। पहले ये अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी को करेंगे। ठीक है, ये मोस्ट प्रॉब्ली कल स्टार्ट करते हैं। आज कुछ चीजें हमने आप लोगों को होमवर्क दिया था, उसको देख लिया जाए, और फिर कल के लिए कुछ होमवर्क दे देते हैं। ठीक है।